प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4। अभी तक मैंने इसके 2 लेक्चर पूरे कर लिए, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में मैंने देखा कि पदार्थों के चालक क्या होता है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्रुवण ध्रुवण सदिश वगैरह हो। उसके बाद मैंने देखा लेक्चर सेकंड में कि चालक की धारिता की परिभाषा क्या होती है, धारिता का मात्रक विमा और विरगित गोली चालक की धारिता का सूत्र जो हमने पढ़ा था कितना कि चालक की गोली चालक की धारिता का सूत्र आया क्या है, अगर प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर फैला हुआ है तो क्यू आवेश इसके ऊपर फैला हुआ है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, तो सी बराबर क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये तो आया था निर्वात में, और माध्यम में आया था सी एम क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन आर इंटू आर। ये आते हैं सी एम। जो माध्यम में धारिता होती है वो निर्वात की एप्सिलॉन आर गुणा होती है। ये अपने लेक्चर सेकंड में कर लिया था। और अपने फिर लेक्चर सेकंड के अंदर एग्जाम्पल 4.1 से लेके 4.4 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। और अपन आज पढ़ने वाले हैं संधारित्र। जो अपना टॉपिक है ये मैंने तो इसके अंदर सारा संधारित्र बराबर कि संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या चीज है। तो अपन आज पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। तो संधारित्र होता क्या है, तो पहले अपन थोड़ा सा इसको जान लेते हैं संधारित्र है क्या है। तो देखिए संधारित्र जैसे आपने देखा भी, आप रोज अपन काम में भी लेते हैं रोज। जैसे आपने फैन देखा सबके रूम में लगा हुआ, अगर नहीं देखा तो ऊपर झांक लीजिए और देख लीजिए। फैन देख रहा है और फैन में दिख रहा है गोल गोल सा सिलेंडर। क्या दिख रहा है, गोल गोल सा एक बेलनाकार मतलब व्हाइट सा, जनरली व्हाइट सा, जरूरी व्हाइट हो, जनरली व्हाइट सा एक गोल गोल सा कुछ लगा हुआ है। इसे बोलते हैं, अपन बोलते हैं कंडेंसर। अपनी सामान्य भाषा में क्या करते हैं, कंडेंसर हो, कंडेंसर ये फैन का कंडेंसर है। कई बार फैन नहीं चलता है तो हम बोलते हैं कंडेंसर गया, क्या कहते हैं कंडेंसर। तो कई बार हम ऐसा भी करते हैं फैन नहीं चलता है तो हम थोड़ा सा इसको झटका देके इसको छोड़ देते हैं और फैन चलना स्टार्ट कर देता है। तो यही काम करता है संधारित्र। क्या काम करता है, झटका देने का। यानी ये करता है विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है, किसके रूप में, आवेश के रूप में। विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है एक जगह में, ऐसे दिखा हुआ नहीं, एक जगह इकट्ठा करता है और जैसे जरूरत पड़ती है वैसे सप्लाई कर देता है। यानी एक बार यानी इस ऊर्जा को इकट्ठा करेगा और एक बार में सप्लाई कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका यह है कि जैसे फैन है, फैन कर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ये कि जैसे आपने कैमरा देखा है, जैसे पुराने टाइम में जो कैमरे होते थे उसमें फ्लैश आती थी। अब देखो सोचिए आप, कैमरे के अंदर 2 पेड़ लगते हैं 1.5 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, कुल मिलाकर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट से फोटो खींचते थे अपन, तो यानी उसमें एक उजाला होता था, एक फ्लैश चमक जोरदार, यानी 100 वाट की तरफ। इतना एक साथ एनर्जी आई कहाँ से, यही काम करता है संधारित्र। वो इकट्ठा करेगा और एक साथ दे देगा। क्लियर, एक तरह से झटका देने का। यानी संधारित्र काम करता है टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जो अपना स्टैटिक घर्षण है, क्या है समझना, स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण तो जब वस्तु रुकी हुई हो उस टाइम उसके बीच में जो उस टाइम उसका जो घर्षण होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण को कम करता है। जैसे मान लो कोई टेबल है, क्या है कोई टेबल, तो टेबल रुकी हुई है तो टेबल को धक्का पहले खिसकाना उसको मुश्किल है, और अगर टेबल एक बार चल गई तो फिर उसको चलाना आसान है। इसका एक एग्जांपल ये। और एग्जांपल दे तो समझाते हैं अच्छी तरह से। जैसे मान लो आपने इंजन देखे ना, इंजन वो ठुक ठुक वाले जो चलते हैं ना, जैसे कुओं पे या नहरों पे जो पानी खींच जाते हैं, पट्टा लगा होता है, फिर पंप लगा होता है, उसको अपन चलाते हैं। क्या करते हैं, फिर तो उसको हैंडल मारते थे। हैंडल मारने से क्या किया आपने, उसको तोड़ दिया, और जैसे इसको हैंडल मारा तो अपना छुक छुक ठुक ठुक जैसे उसकी आवाज आती है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अपने इसको क्या दिया, इनिशियल टॉर्क दे दिया, इनिशियल टॉर्क दे दिया। समझा रहा हो कि संधारित्र का क्या काम है एक्चुअल के अंदर। और एग्जाम्पल दें तो जैसे मान लो अपने को होली खेलनी है, क्या खेलनी है, होली खेलनी है। तो मान लो अपने को पानी एक साथ चाहिए, पानी एक साथ चाहिए, तो पानी नल से भी आ सकता है। तो नल से पानी धीरे धीरे आ रहा है, लगातार आ रहा है, कंटिन्यू लगातार आता जा रहा है, लेकिन अपने को 100 बाल्टी एक साथ चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, पानी को बाल्टियों में भर के रख देंगे और जैसे 100 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी हम डोल देंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो 100 बाल्टी पानी आप जगह फर्श में बिछा दिया, पानी इकट्ठा होना चाहिए। पानी क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं 100 बाल्टी ऐसे रूम में फैला दी, वो कोई मतलब नहीं है। यानी जो एनर्जी है वो इकट्ठी भी होनी चाहिए, बंधी हुई भी होनी चाहिए और एक जगह भी होनी चाहिए। जिस टाइम उन्होंने जरूरत पड़े उस टाइम उसको काम में ले। तो यही काम है संधारित्र का, मैंने आपको समझा दिया। यानी अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं कि संधारित्र परिभाषा बोले तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति है। और विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है, आवेश के रूप में स्टोर करता है, किसके बीच में, अपनी प्लेटों के बीच में। यानी एनर्जी है वो बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, वो एनर्जी बंधी हुई होनी चाहिए, ऊर्जा बंधी हुई होनी चाहिए। जैसे ये भी वो संधारित्र बन सकता है लेकिन इसकी धारिता बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है। क्योंकि अगर इसको अपना संधारित्र माने तो इसकी एक प्लेट कहाँ पे, अनंत पर, एक प्लेट कहाँ पे, अनंत पर। समझ में आ रहा होगा।
देखिए ये जो अपने विभव निकाला है यहाँ किसकी सतह में जो विभव है वो विभव है कि विभवांतर है, वो विभव है कि विभवांतर। तो बच्चों ये विभवांतर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर विभव निकालने के लिए अपन ने अनंत का विभव 0 माना था, तब जाके सतह में विभव निकाला था अपन ने। तो ये जो विभवांतर है वो अनंत और इस चालक के बीच में। क्लियर? विभव परिभाषित है ही नहीं, चैप्टर 3 में आपको क्लियर कर दिया, जोर जोर से अक्षर से बताया था कि विभव परिभाषित नहीं है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जो चीज परिभाषित है वो विभवांतर परिभाषित है। तो इसी प्रकार ये इसकी धारिता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बंधी हुई नहीं होती है। तो हम बच्चों स्टार्ट करके आगे संधारित्र की परिभाषा। ये तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया और ढंग से समझाया और आपको समझ में भी आया होगा कि संधारित्र ऊर्जा को इकट्ठा करता है और एक बार झटका देकर छोड़ देता है, यानी एक बार एनर्जी दी फिर आराम से मस्त नींद लेकर सो जाता है, फिर जरूरत पड़ी उठ के एनर्जी दे देगा, फिर स्टोर कर लेगा, फिर सो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संधारित्र। इसके बारे में करते हैं संधारित्र की बात करते हैं। तो पहले मैं इसकी आपको लिखूंगा परिभाषा, आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे, मैं भी बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी लिखोगे साथ साथ। मेरा लिखने का मतलब यही होता है कि आप मेरे साथ साथ लिख लो। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसके लिखने के चक्कर में, लेकिन साथ साथ लिख रहे हो क्लास की तरफ। तो आइए पहले लिखते हैं संधारित्र की परिभाषा। तो लिखिए किसी भी आकार के, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ कुछ समझाऊंगा इसको। पहले परिभाषा लिखते हैं फिर इसको समझते हैं और एट दी एंड आप विश्वास करना आपका टॉपिक वीक नहीं रहेगा। बोर्ड लेवल पे आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा अच्छी तरह से। नीट जेईई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे तो लिखते हैं परिभाषा। किसी भी आकार आकार कैसा भी होता है? किसी भी आकार के दो चालक, किसी भी आकार के दो चालक। हाँ, चालक होना चाहिए, चालक नहीं, क्योंकि जो धारिता है, जो आवेश को इकट्ठा करने की जो धारिता किनकी प्रॉपर्टी है? चालकों का गुणधर्म। तो किसी भी आकार के दो चालक जिन पर, किसी भी आकार के दो चालक जिन पर परस्पर बराबर व, जिन पर परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश हो, परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश हो। आवेश बराबर भी होना चाहिए और विपरीत मतलब एक धनावेश है, दूसरा क्या होना चाहिए? ऋणावेश होना चाहिए। कि दो चालक, किसी भी आकार के दो चालक जिन पर परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश हो, विपरीत प्रकृति का आवेश हो और वो एक दूसरे के निकट रखे हो, मतलब बहुत पास में रखे हो, एक दूसरे के निकट रखे हो। तो इस व्यवस्था, जो अपनी व्यवस्था बनी, इसको बोलते हैं संधारित्र। रखे हो तो इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। रखे हो तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संधारित्र। और संधारित्र का इंग्लिश में नाम होता है कैपेसिटर। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। इसलिए यहाँ तक ये तो इसकी परिभाषा है। क्या है? आवेश को स्टोर करने की, यानी संधारित्र क्या है? तो विपरीत आवेश के चालकों का युग्म जो आवेश को संचित करता है, जो आवेश का करता है संचित करता है, जो आवेश को इकट्ठा करता है। ठीक है, यहाँ पे आगे समझते क्या लिखेंगे? अर्थात संधारित्र दो विपरीत आवेश के चालकों का ऐसा युग्म है, जोड़ा है, ऐसा युग्म है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। तो संधारित्र की परिभाषा बोर्ड में लिखने के लिए आती है तो आपको ये बिल्कुल छाप देना है, जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। क्योंकि मैंने क्या बोला, इस संधारित्र है विद्युत ऊर्जा को संचित करने की, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की डिवाइस है, लेकिन वो ऊर्जा किसके रूप में? आवेश के रूप में। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ कि संधारित्र किसी भी आकार के दो चालक है, किसी भी आकार के दो चालक है जिन पर परस्पर बराबर आवेश हो और विपरीत प्रकृति का आवेश हो, और वो कुछ समय अपने कुछ दूरी पर रखे हो। और जो डी का मान होता है जनरली इनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होता है, डी लेस देन। किसी भी आकार के दो चालक जिन पर बराबर और विपरीत, जैसे मान लो यहाँ 2 कूलम तो यहाँ -2 कूलम होना चाहिए। किसी भी आकार के दो चालक जिन पर परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश हो, एक दूसरे के निकट रखे हो, तो जो व्यवस्था बनी इसे क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो हमने बोला अर्थात संधारित्र दो विपरीत आवेश के चालकों का ऐसा युग्म है जिन पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ये थी संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र की परिभाषा क्या होती है?
संधारित्र में होता क्या रियल में, मैंने आपको समझा दिया। फिर आगे बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत के। तो आप यहाँ तक पॉज नोट कीजिए, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो आप यहाँ तक पॉज कर लीजिए, अगर पहले नहीं लिखा तो वैसे आप मेरे साथ साथ लिखा करो, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी नहीं लिखा तो आप पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आगे बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आगे हेडिंग डाल लीजिए संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? लेट अस टॉक अबाउट दिस इन थोड़ी मेरी, ठीक है। तो देखिए संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। परिभाषा शॉर्ट में सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले समझाऊंगा, फिर परिभाषा जो मैं इसकी रामायण बोलूंगा उसको फिर लास्ट में एक दो लाइन में लिखवा दूंगा। तो पहले आप समझिए, डायग्राम से समझिए, परिभाषा सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले समझाऊंगा बाद में परिभाषा। मान लीजिए मेरे पास कोई चालक प्लेट ए है, ये कोई चालक प्लेट ए है, ये मानो धन आवेशित है, ये मान लेते हैं धन आवेशित, ऐसा मैंने मान लिया। ये इसको आवेश कहता है धन आवेशित, मैंने प्लेट ली ए, ठीक है। ये इसका भाग, पहला भाग। फिर क्या किया, इस चालक प्लेट ए के पास, इस चालक प्लेट ए के पास एक अन्य चालक प्लेट लाए जो अनावेशित है, जो क्या है, अनावेशित। तो अनावेशित है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अनावेशित है तो क्या इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? तो आप बोलोगे, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो हाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, आप बोलोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं बच्चों। अनावेशित है इसका मतलब यह है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, वो विद्युत रूप से उदासीन है, क्योंकि जितना अनावेश है उतना ही उसके ऊपर धनावेश है। तो मैंने क्या किया, चालक प्लेट ए थी, इस चालक प्लेट ए के पास एक अन्य चालक प्लेट लेकर आया जो विद्युत रूप से उदासीन थी, जो विद्युत रूप से क्या थी, उदासीन थी। लेकिन होगा क्या बच्चों, आपने पढ़ा होगा आवेशित करने की विधियां, चैप्टर फर्स्ट के अंदर, मेरा फर्स्ट वीडियो ये चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट, आवेशित करने की विधियां। वहां मैंने बताया था घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहीं पे होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता था प्रेरण द्वारा आवेशन, आपको याद होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो होता क्या था, अगर किसी आवेशित चालक यानी किसी अनावेशित चालक के पास कोई आवेशित चालक लाया जाए तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता था। तो इसी को अपन क्या बोलते थे, प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा में बोलूं तो किसी आवेशित चालक द्वारा अनावेशित वस्तु पर या अनावेशित चालक पर बिना संपर्क के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, इसे ही बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो होगा क्या, इसके ऊपर प्लस आवेश है, ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो प्रेरण द्वारा इसकी जो आंतरिक सतह होगी वहां ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जबकि इसकी जो बाह्य सतह होगी वहां क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस। तो ये हो गई प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होगा यहाँ पे, ये विद्युत रूप से जब इसके पास में लाए थे उस टाइम में उदासीन थी, लेकिन इसके पास लाने पर ये क्या हो गया, इसके ऊपर प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया बिना किसी कॉन्टैक्ट के। अब होगा क्या, अब जो चालक प्लेट है इसके पास ये माइनस उत्पन्न हो गया, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके विभव में कमी करेगा, इसके विभव में क्या करेगा, चालक प्लेट ए के विभव में कमी करेगा। लेकिन जो इसके चालक प्लेट बी के ऊपर जो धनावेश है वो क्या करेगा, इस चालक प्लेट के विभव में वृद्धि करेगा। लेकिन होगा क्या, जो ये धनावेश है इससे दूर है तो विभव में वृद्धि कम होगी लेकिन कमी ज्यादा होगी। स्टेप सेकंड, फिर अपन ने क्या किया, जो चालक प्लेट बी थी इसका जो धनावेश वाला हिस्सा था उसको अपन ने कर दिया अर्थिंग। क्या कर दिया अपन ने, इसको अर्थिंग, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं भू संपर्कित। तो देखिए इसका ये भाग सेकंड हुआ, ये भाग इसका सेकंड हुआ। भाग थर्ड की बात करता हूँ, भाग थर्ड में क्या होगा, वही चालक प्लेट ए रहेगी, ये चालक प्लेट ए है, चालक प्लेट ए इसको धनावेश है, और ये चालक प्लेट बी, ये चालक प्लेट बी पे यहाँ पे क्या है, ऋणावेश, जितना इसके ऊपर धनावेश है उतना ही ऋणावेश बी पे होगा। चालक प्लेट बी है, ये इसका तीसरा हिस्सा, ठीक है। अपन इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया भू संपर्कित। क्या कर दिया, भू संपर्कित, इसको धरती से कनेक्ट कर दिया, इसको बोलेंगे अपन अर्थिंग। आप हिंदी में लिख दोगे, इसको आप हिंदी में क्या लिख देना, भू संपर्कित। क्या लिख दोगे अर्थिंग की जगह, भू संपर्कित, ठीक है, अर्थिंग कर दिया। अब होगा क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये क्या ऋणावेश नहीं, यहाँ पे क्या ऋणावेश, तो यहाँ पे क्या था धनावेश। तो धनावेश क्या होगा, धनावेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये वाला भाग उदासीन हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे कि जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे कि जाएंगे, तो बच्चों याद रखना
अगर धनावेशित प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ऋणावेश होगा तो वो पृथ्वी के अंदर चल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी को अपन इलेक्ट्रॉनों का सागर मानते हैं। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनों का सागर। ये समुद्र से एक बाल्टी पानी की निकाल दीजिए या एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार अपन जो अपना अर्थ है उसको इलेक्ट्रॉनों का सागर मानता है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर धनावेश था, तो धनावेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेके उदासीन हो जाएगा। अब उदासीन हो गया तो होगा क्या? उदासीन हो गया तो होगा क्या कि जो ये वाला, तो यहाँ पे धनावेश तो गया, उदासीन हो गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ऋणावेश बचा। क्या? सिर्फ और सिर्फ ऋणावेश बचा। तो इस प्लेट ए के विभव में बहुत ज्यादा कमी कर देगा, और ए के विभव में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो उसकी धारिता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। यही सिद्धांत है संधारित्र का, और इसी चीज को मैं 2 लाइन आपको लिखवा दूंगा। बुक में आपने ऐसा एक्सप्लेन कर रखा, मैंने आपको सबसे ढंग से अच्छी तरह से एक्सप्लेन उसको कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपकी बात समझ आई होगी। आप ये डायग्राम बना लीजिए। आप डायग्राम ऐसा करना, आप डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्राम बनाने के बाद फिर मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको क्या करता हूँ, परिभाषा लिखवा देता हूँ। क्लियर? तो आप बहुत क्लियर डायग्राम बना दीजिए। ये इसका कौन सा हिस्सा है? पहला भाग अपन ने क्या किया, चालक प्लेट ए ली, फिर ए के पास बी लाया, बी के ऊपर प्रेरण द्वारा अंदर माइनस बाहर प्लस, फिर इसको क्या किया, बी को अर्थिंग कर दिया, तो प्लस प्लस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन करके पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या बता, ऋणावेश बचा। ऋणावेश प्लेट ए के विभव में बहुत कमी कर देगा, और ए के विभव बहुत कमी हो जाएगी तो ए की धारिता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब आपका सवाल आता है कि सर आपने बताया था कि धारिता विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि विभव में कमी होगी तो धारिता में वृद्धि होगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सिस्टम ही चेंज कर दिया। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ चालक की बात है, चालक की बात कर रहा था, एक चालक की बात कर, और यहाँ पे 2 चालक आ गए, नहीं पूरा सिस्टम चेंज होगा। किसी एक चालक में वो आवेश और विभवांतर पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन आपने इस चालक के पास एक दूसरा चालक और रख दिया, इस वजह से ये हो रहा है, तो यहाँ पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ पे एक चालक नहीं, यहाँ पे व्यवस्था चेंज कर दी, एक चालक के पास दूसरा चालक और रख दिया तो ऋणावेश था। ठीक है? तो यहाँ का आंसर मैंने दे दिया जो आपके मन में सवाल आ रहा था। तो यहाँ से आप बना लीजिए। अब मैं इसकी लिखता हूँ परिभाषा। ठीक है? ओके, तो आ जाइए इधर। तो परिभाषा लिखिए, किसी आवेशित या किसी चालक प्लेट के निकट कोई अन्य चालक प्लेट लाने पर जिसका संपर्क पृथ्वी से हो तो चालक ए की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि विभव में कमी हो जाती है। तो परिभाषा मेरे साथ लिखिए, जो स्थिर रामायण बोली थी आपकी बुक में, इसको पूरा डिटेल से बता रखा था, मैंने भी समझा दिया वो। अब इसको मैं शब्दों में थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जो मैंने बताया था उसी को शॉर्ट में लिखूंगा। क्या क्या? किसी चालक प्लेट के पास कोई अन्य चालक प्लेट, इस चालक प्लेट के पास कोई अन्य चालक प्लेट लाने पर, कोई अन्य चालक प्लेट जिसका संपर्क किससे हो? पृथ्वी से हो। कोई अन्य चालक प्लेट जिसका संपर्क पृथ्वी से हो, जिसका संपर्क किससे हो? जिसका संपर्क पृथ्वी से हो, लाने पर प्रथम चालक प्लेट की धारिता में वृद्धि हो जाती है। प्रथम चालक प्लेट की धारिता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विभव में कमी हो जाती है। क्योंकि प्रथम प्लेट के विभव में कमी हो जाती है, क्योंकि प्रथम प्लेट के विभव में कमी हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अगर आप चाहो तो पूरा वो भी लिख सकते हो, जो मैंने पूरा शुरू में डिटेल से फर्स्ट सेकंड स्टेप्स में बताया, वो भी आप लिख सकते हो। और शॉर्ट में उसका कंक्लूजन है वही है कि किसी चालक प्लेट के पास कोई अन्य चालक प्लेट लाने पर जिसका संपर्क पृथ्वी से हो तो प्रथम चालक प्लेट की धारिता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्रथम प्लेट की वृद्धि हो जाती है। डायग्राम मैंने आपको पहले बना के बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। आगे संधारित्र का प्रतीक, जो सर्किट होते हैं उनमें संधारित्र का चिन्ह दिखाते, जैसे हमने दिखाया होगा प्रतिरोध का चिन्ह, प्रतिरोध का संकेत, ऐसे 10th क्लास के अंदर ऐसे किया होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही संधारित्र का प्रतीक क्या होता है वो अपन यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। आगे लिखिए बच्चों, संधारित्र का
प्रतीक। संधारित्र का अगर आपने पोस्ट के नोट नहीं किया तो आप पोस्ट के नोट कर लीजिए, वैसे आपको मेरे साथ लिखना चाहिए। जिस टाइम मैं लिखता हूँ उस टाइम आप भी लिख दिया करो, फिर मैं लिख के आपको फिर से समझा देता हूँ या पहले समझा देता हूँ। तो देखिए आगे लिखिए संधारित्र का प्रतीक। किससे दिखाते हैं संधारित्र को? तो संधारित्र का प्रतीक, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का प्रतीक। तो संधारित्र का प्रतीक होता है, क्या होता है? ये वाला होता है, ऐसे दो बराबर, ऐसे दो बराबर, ये जो लाइन है दोनों की बराबर है, बिल्कुल बराबर, उसको बोलते हैं संधारित्र का प्रतीक। लेकिन बच्चों ये जो प्रतीक होता है वो होता है नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक। किसका होता है? जिसकी धारिता चेंज नहीं हो, नियत धारिता का संधारित्र कैपेसिटर, नियत धारिता का मतलब जिसकी धारिता चेंज नहीं हो, उसके लिए सिंबल ये होता है। धारिता क्या होती है तो पता होगा, इस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। ठीक है, ये है नियत धारिता का संधारित्र। दूसरा होता है, इसका एक संकेत और होता है, ये होता है, हमने यही बनाया था सेम, दोनों प्लेटें बराबर होगी, दोनों प्लेटें कोई कम ज्यादा नहीं होगी। अगर आपने ऐसा कर दिया बच्चों, ये सेल है, ये क्या है? सेल है, एक कम और एक ज्यादा, इसको बोलते हैं सेल। अब जैसे बैटरी भी ये होती है, लेकिन बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं, बैटरी में बहुत सारे सेल, ये बैटरी का सेल होता है। आपने पढ़ा हुआ क्लास में, कोई बात नहीं, फिर वापस करेंगे, चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर 5, 6 ये अपना सवाल। तो ये है संधारित्र का प्रतीक, और ये है परिवर्ती धारिता का संबंध। ये किसका है? इसको बोलते हैं परिवर्ती धारिता के संधारित्र। धारिता कैसे होगी? जिसकी धारिता चेंज हो रही हो, तो परिवर्ती धारिता का संधारित्र का प्रतीक, परिवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक। कुछ नहीं, वही है, इसमें ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे एरो और लगा देते हैं, ये बनेगा परिवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक। क्लियर यहाँ तक? तो ये होगा संधारित्र का प्रतीक। फिर आगे बात करते हैं संधारित्र के प्रकार। क्या? संधारित्र के प्रकार। क्लियर यहाँ तक? जिसको आपने नोट कर लिया होगा, ये प्रतीक होता है। आगे लिखिए संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के प्रकार, तो कितने प्रकार का होता है संधारित्र? जनरली 3 प्रकार का। संधारित्र जनरली कितने प्रकार का होता है? लिखना, संधारित्र सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा होता है? समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा होता है? समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। कौन सा होता है? गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा? स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। और तो तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। कौन सा होता है? बेलनाकार संधारित्र, जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये पहले तो अपने सिलेबस में है, तीसरा अपने सिलेबस में नहीं। पहले तो अपने सिलेबस में है, तीसरा अपने सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख दीजिए। संधारित्र के प्रकार में कौन सा? समांतर प्लेट, गोली और बेलनाकार। एक मिनट बच्चों कैमरा फिक्स कर देते हैं। समांतर प्लेट, गोली और बेलनाकार, यहाँ तक क्लियर? समांतर प्लेट, गोली और बेलनाकार, ये हो गए संधारित्र के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं, अब किसके बारे में पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं अपन समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो आप फिर से नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए वापस से, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हेडिंग आप डाल लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, तो हेडिंग लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र। मैं लगाता हूँ हेडिंग, आगे लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है? समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की तो धातु प्लेटें, समान ज्यामिति। पहले परिभाषा लिखते हैं, समझाते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, समझाते हैं। पहले परिभाषा लिखिए, देखिए इसकी परिभाषा, समान ज्यामिति इसकी ज्यामिति क्या हो, या दोनों आयताकार हो या दोनों वर्ताकार हो, जिस चीज उनकी ज्यामिति सेम होनी चाहिए। समान ज्यामिति वह समान क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। समान ज्यामिति वह समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें किसकी होनी चाहिए? धातु की। धातु का एक गुणधर्म आवेश को इकट्ठा करना है, धातु का नहीं। समान ज्यामिति वह समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर, नाम में ही समांतर आ रहा है, परस्पर एक दूसरे के समांतर व
अत्यल्प दूरी पे, या वह अत्यल्प मतलब बहुत कम दूरी पे, अत्यल्प दूरी पे, अत्यल्प दूरी पर रखी हो, अत्यल्प दूरी पर रखी हो तो इस व्यवस्था को, रखी हो तो इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था बनी इसी को बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? कि दो धातु प्लेट है, दो क्या है, धातु की प्लेट है, जिनका समान ज्यामिति क्या है, समान ज्यामिति क्या है, समान। मान लो आयताकार है, ये आयताकार है, तुम इसको ऐसे बनाया तो ये इसका फ्रंट व्यू, तो इसका साइड व्यू कैसे किया, सीधे लाइन दिखेगी, तो इसको कैसे दिखा दिया, लाइन से दिखा दिया। क्या हो, एक समान ज्यामिति को, इनका क्षेत्रफल क्या हो, इसका भी क्षेत्रफल क्या, मान लो ए, इसका भी क्या होना चाहिए ए, समान क्षेत्रफल। ये धातु के प्लेट परस्पर एक दूसरे के समांतर हो और अत्यल्प दूरी पर, इनके बीच जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है डी का मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और उस स्मॉल डी का जो मान है इसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होता है, डी लेस देन ए, मतलब इसके बीच की जो दूरी है वो इसके एरिया के तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, जिससे कि ये प्लेटें एक तरह से अनंत, जो आपकी अनंत चालक प्लेट थी उसकी तरह उसकी तरह व्यवहार करेगी। ठीक है यहाँ पे, और इसके ऊपर आवेश भी क्या हो, समान हो, परस्पर समान और विपरीत, समान एक दूसरे अत्यंत दूरी पे रखो, समान ज्यामिति व समान धातु प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर व अत्यंत दूरी पर रखी हो तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब देखिए आवेश की क्या होगा, संधारित्र क्या देखी थी, संधारित्र की परिभाषा कि जिनके ऊपर परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू। अगर यहाँ पे इसका आवेश क्यू है, एरिया ए है, तो इसका पॉजिटिव आवेश प्लस सिग्मा, इसका क्या होगा माइनस सिग्मा। क्लियर, ये हो गया। तो आपने परिभाषा लिखी, मैंने आपको समझा दिया। अब हम करेंगे इसकी धारिता के लिए व्यंजक। क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो इसका व्यंजक जो आता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसमें निर्वात नहीं आता है, डी जहाँ पे क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, और ए क्या है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन इसका, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, किसके लिए आता है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आती कैसे, ये अपन आगे करने वाले, इसी में कंटिन्यू, यही समांतर प्लेट संधारित्र में परिभाषा लिखी। अब हम करते इसका डेरिवेशन। तो यहीं तक आपने परिभाषा नोट कर लिया कि मैं परिभाषा में आके हटाता हूँ और फिर डिटेल से 1 बाय 1 का डेरिवेशन करते हैं और आपको चीजें में दिखा दूंगा साथ साथ में। तो देखिए आगे, मान लेते हैं अपने पास दो धातु प्लेट है, क्या मान लेते हैं, दो धातु की प्लेट है जिनके बीच की दूरी बहुत कम है, जिनके बीच की दूरी क्या है बहुत कम। ये डेरिवेशन देखिए, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, इनका एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया भी क्या रहेगा समान। इसका मान लिया कितना ए, इसका भी क्या रहेगा ए, मान इसका आवेश प्लस क्यू, इसका क्या रहेगा माइनस क्यू, इसका फर्स्ट आवेश प्लस सिग्मा, इसका क्या रहेगा माइनस सिग्मा, और ये इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, ये इनके बीच की दूरी स्मॉल डी। इसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, कौन सा आवेश माना है इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो इसके ऊपर क्या होगा माइनस होगा, प्रेरण के द्वारा ये देखा था, इसके ऊपर माइनस आवेश होगा। अब बच्चों यहाँ पे आवेश है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी होगा, यहाँ पे आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो देखिए मेरे को मान लो इस संधारित्र के बीच में बिंदु P लिया, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बता सकते हो आप? आपको पता होगा किसी चालक प्लेट के निकट, किसी चालक प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। कहाँ देखा था, चैप्टर नंबर सेकंड, पानी पी लो थोड़ा सा, चैप्टर नंबर सेकंड में देखा था। कहाँ, कि चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र का सूत्र है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो प्लेट A की वजह से विद्युत क्षेत्र का आएगा बाहर की ओर, कितना आएगा बाहर की ओर, कोई डाउट इसके अंदर, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है। और प्लेट 2 की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगी, इसके अंदर ही होगी, यानी ये होगा E2, ये क्या होगा E2, क्योंकि आपको याद होगा
ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, जबकि धनावेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। यहाँ की दिशा आपको समझ में आ गई होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है E1 और E2, तो देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत, पहले इसकी थोड़ी कितना आएगा कि थोड़ी लिख लीजिए, माना कि दो चालक प्लेटें, पहले थोड़ी लिखिए, माना कि दो चालक प्लेटें, थोड़ी लिख लीजिए पहले डायग्राम बना के, माना कि दो चालक प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, वह इनके ऊपर आवेश क्रमशः प्लस Q व माइनस Q है। वह इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान का अपने, वह इनका पृष्ठीय आवेश है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये तो पता होगा आपको चैप्टर सेकंड से, क्योंकि आप चैप्टर सेकंड पढ़ के आए होंगे। वह इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। वह प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी अपन ने, स्मॉल डी है। वह प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, वह और एक चीज की जो दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। आप यहाँ लिखोगे D लेस देन ए है, D लेस देन ए है, इसका मतलब यह आप लिख लीजिए कि प्लेटों के बीच की दूरी क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। इससे क्या होगा कि जो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, परस्पर समांतर होगा, सरल रेखा होगा, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। D लेस देन ए क्लियर आ गया। ये आप थोड़ी लिख लीजिए, इसको मैं थोड़ी उठा रहा हूँ, आप क्या करो डायग्राम बना लीजिए और नीचे से थोड़ी लिख लो, जिससे मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर। अब देखिए, तो बिंदु P पर यानी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बताइए, E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कहाँ से, आपको याद होगा चैप्टर 2 से, किसी चालक प्लेट के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कोई डाउट यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बन जाएगा, 2 से 2 गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, E का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों में यहाँ से इस बिंदु पे, मान लो बिंदु Q है और ये बिंदु मान लो R है, अगर मैं आपसे बिंदु Q और R पर विद्युत क्षेत्र पूछ तो कितना है, देखिए E1, पहली प्लेट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र का होगा बाहर की ओर, क्यों, धनावेश से बाहर, लेकिन सेकंड प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का होगा अंदर की ओर। तो कुल कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, कितना होगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ पर E का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इसका मान भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों तरफ बराबर और विपरीत है, कितना हो गया, 0। इसी प्रकार यहाँ भी का मान कितना रहेगा, 0। तो अपन यही तो चाहते थे कि जो एनर्जी है वो बंधी हुई हो, एनर्जी वो क्या हो, बंधी हुई हो, बिखरी हुई, और ये काम कर भी रहा है। इसने पूरी की पूरी जो ऊर्जा थी उसको प्लेटों के बीच में बिल्कुल बांध के रखा के थे यार, बिल्कुल यहाँ 0 और यहाँ पे 0, जितनी भी विद्युत ऊर्जा है वो सारी की सारी इन प्लेटों के बीच में, और यही तो संधारित्र होता है। हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपने क्या निकालनी इसकी धारिता, निकालनी। देखिए आप जानते हो धारिता क्या होता है, भाई सिग्मा सी क्या होता है, Q बटा V, क्या होता है, Q बटा V। तो अपने को Q तो दे रखा है, V नहीं है, तो इसके लिए E निकालिए अपने, और अपने पास अगर E का मान है तो हम वहां पे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। कैसे, आपको सूत्र याद होगा, dV बराबर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, याद होगा चैप्टर थर्ड से, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसका परिणाम निकालूं तो क्या आएगा, dV
बराबर ई डी आर, यहाँ से थीटा 0 करके ऐसे। और मान लो ई नियत है, ई क्या है, नियत क्या होगा, इसका समाकलन कर दो। और मान लो ई नियत है तो v का आएगा ई वी, ई का डी ई, यहाँ ई आ जाएगा बाहर और डी आर का समय क्या आएगा आर। एक सूत्र है v बराबर ई डी, v बराबर ई डी। अगर समझ में नहीं है तो रख लीजिए, जैसे मैंने समझा दिया। v बराबर ई डी मतलब क्या हुआ, अगर दूरी को विद्युत क्षेत्र से गुणा कर दे तो अपने को वहां क्या मिल जाएगा, विभवांतर। अगर दूरी को विद्युत क्षेत्र से गुणा कर दे तो अपने क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। देखिए तो विभवांतर किसके बीच का, प्लेटों के बीच का। विभवांतर कहाँ का, प्लेटों के बीच का। तो देखिए प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना आएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो सूत्र क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो मैं इसको सीधा लिखता हूँ v बराबर ईडी से, v बराबर ईडी, v बराबर ई का मान कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये कहाँ से आ गया, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अतः धारिता, अतः धारिता, तो धारिता का सूत्र आपको याद होगा। धारिता क्या होती है, c बराबर q बटा v, c बराबर q बटा v। तो क्या करोगे आप, c बराबर q बटा v और v का मान कितना है, सिग्मा, v का मान कितना है, एक बार तो चेंज कर दें, तो यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। सिग्मा क्या होता है आपको याद होगा, सिग्मा q बटाई होता है। सिग्मा क्या होता है, q बटाई एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सिग्मा की लिखा हूँ q बटा एक बटे में एप्सिलॉन, क्या बनेगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या देगा, देखिए यहाँ पे सिग्मा की क्या आएगा, v बराबर ई डी और ई का मान क्या रखना है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। कोई डाउट यहाँ पे, मैंने सिग्मा को q बटा a लिख दिया, क्या लिख दिया, सिग्मा को q बटा a आवेश के रूप में, आवेश और क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर सी क्या होता है q बटा v और v का मान क्या आ रहा है, v का मान आ रहा है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ रहा है d। q से q चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो c बराबर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बटा d। तो बच्चों ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, लेकिन कहाँ पर, निर्वात में। कहाँ पर, निर्वात में। एक चीज नोटिस कर लिया आपने यहाँ पे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आकार और आकृति पर या ज्यामितीय विन्यास। जो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी किसके समानुपाती आ रहा है, क्षेत्रफल के समानुपाती। यानी जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी धारिता होगी। इसका रीजन ये है कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ज्यादा आवेश को इतना कर सकता है। अगर दूरी आपने बढ़ा दी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा वीक हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, भाई आप दूरी को बढ़ाओगे तो ई को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, इसलिए। तो ये है, अगर दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी, क्षेत्र बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, माध्यम पर। ये अपने कहाँ निकाला है, निर्वात में। जो इनके प्लेटों के बीच में माध्यम कौन सा है उसके ऊपर भी धारिता डिपेंड करती है। ये अपन जो सूत्र बनाया है वो कहाँ बनाया है, सिर्फ और सिर्फ निर्वात में। कहाँ के लिए, निर्वात में। अगर माध्यम आएगा तो साथ में आगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, माध्यम का परावर्तक। आप यहाँ तक कौन से नोट कर लीजिए। ये आ गया आपका धारिता का इसका सूत्र, संधारित्र धारिता का सूत्र, C बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी। एक बार आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या करना है, एक बार वापस देख लीजिए। प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। यहाँ प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा। और प्लेटों के बीच की अपने मान ली क्या, डी मान ली। फिर आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, दूरी पे डिपेंड करता नहीं था क्योंकि इसमें सिग्मा अपॉन एफ, इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में कहीं पर भी दूरी नहीं आ रही। तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहले की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे की वजह से। तो कुल कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की जगह रखना है q बटा a आ गया नीचे, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। फिर निकालना है विभवांतर, कहाँ, प्लेटों के बीच में, तो v बराबर ई डी, फिर e की जगह रखा है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट डी। फिर धारिता क्या होती है, c बराबर q बटा v। ये सूत्र होता है धारिता का, c बराबर q बटा v। यहाँ से क्या किया अपन ने, q यहाँ पे और ये v का मान उठा के यहाँ रख दिया, q से q कट गया, ये कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ इतना आता है। फिर इतना c समानुपाती a और दूसरा c समानुपाती है, दूसरा c व्युत्क्रमानुपाती d। ठीक है, मतलब अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर धारिता घटेगी। आप इसको शब्दों में लिख रहा हूँ, c समानुपाती a की जगह लिखोगे ये लिख के, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र धारिता बढ़ेगी
और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र धारिता घटेगी। ये अपने कहाँ निकाला, निर्वात में। अगर माध्यम में निकालना हो तो माध्यम में धारिता, ये लिख रहा हूँ माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता। कुछ नहीं करोगे कि मान लेते हैं कि जो संधारित्र है उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक रखा हुआ है, जिसका परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक SnR है, जिसका परावैद्युतांक SnR है, लिख लिया है। तो संधारित्र की धारिता Cm क्या आएगा, माध्यम में धारिता हुआ आएगी SN0 इंटू SnRA/D। तो देखिए क्या बनेगा, Cm बराबर SnR को ले लो बाहर, ये SN0A/D बनेगा। और ये किसमें होती है, निर्वात में। तो माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में SnR गुना ज्यादा होती है, SnR गुना ज्यादा होती है। ये हो गई माध्यम में धारिता। ये तो आपका समानांतर प्लेट संधारित्र। सूत्र आपको याद होना चाहिए, आपको पौने 2 बजेगी। C बराबर SnA/D, न्यूमेरिकल में तो ये काम आएगा। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ इतना ही। अगले वीडियो में करेंगे इसको एग्जाम्पल से 4 से कर लिए, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। ठीक है। और कोई आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई या कोई गलती मेरे से हो जाए या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, जो भी आपको लगे तो आप वीडियो में कमेंट में डाल देना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।